दीज आर द कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड मोस्टली, ठीक है। तो आप इनका उपयोग करना सबसे ज्यादा, इनका उपयोग आप जब करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, सारी चीजें आप अच्छे से कर पाओगे, समझ पाओगे। रिवीजन करवाता हूं ताकि आप में से जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था वो उनको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एंड का मतलब होता है और, सभी को अच्छे से पता है, और अथवा या फिर होता है, आइदर और, या तो या फिर होता है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको देख भी लिया था, पढ़ भी लिया था। नाइदर नॉर, ना तो ना ही, ना तो ना ही, ना तो ना ही। इसके बाद नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही नहीं भी है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। बिफोर हमने पढ़ा था के पहले, आफ्टर पढ़ा था के बाद, अनटिल अनलेस, जब तक नहीं, यदि नहीं, राइट, जब तक नहीं, यदि नहीं, ये इसका मीनिंग हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। चलो देखो इधर, इफ का मतलब होता है यदि, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक, एज सुन एज का मतलब होता है ज्यों ही, जैसे ही। एज लॉन्ग एज मतलब क्या होता है, जब तक। एज सुन एज मतलब क्या होता है, ज्यों ही, जैसे ही। एज फॉर एज मतलब क्या होता है, जहां तक। एज फॉर एज, जहां तक। एज वेल एज, साथ साथ। एज, जैसा, जैसा बोलोगे, एज यू स्पीक, जैसा सुनोगे, एज यू लिसन, जैसा आप बोलते हो, एज यू स्पीक, जैसा आप सुनते हो, एज यू लिसन। एज, जितना उतना, जितना उतना, जितना उतना नहीं, मतलब ये नेगेटिव में यूज होता है हमारा। इसके बाद बिकॉज, क्योंकि, सिंस, चूंकि, तब से, वाइल, जबकि और जब, ऑल्दो, यद्यपि, है ना। दो और ऑल्दो दोनों का मतलब क्या होता है, यद्यपि। ये कॉन्ट्रेरी सेंटेंस में यूज होता है भाई, कॉन्ट्रेरी सेंटेंस। ये वर्ड शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा, नहीं सुना है तो सुन लो। कॉन्ट्रेरी सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिनमें कि हम लोग क्या यूज करते हैं, विरोधाभास। अब विरोधाभास कैसे, एक और तो आप कुछ और बोलो, दूसरी ओर कुछ और बोल दो। तो कॉन्ट्रेरी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तो दो ऑल्दो होता है, और एक और वर्ड होता है इवन दो, EVEN, इवन, THOUGH। ये दो वर्ड होता है कॉन्ट्रेरी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, दो ऑल्दो एंड इवन दो, ठीक है। तो ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है, कॉन्ट्रेरी सेंटेंस में कैसे हम यूज करते हैं। चलिए इधर देखिए, अब तो यहां पर आपके सेंटेंसेस जो है लिखे हुए हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमको पढ़ना कहां से है, तो मैं एक बार पूरा रिवीजन यहां से आपको पूरा बोलते हुए करवा रहा हूं। तुम और मैं इंग्लिश सीख रहे हैं, शुरू से हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ सही है, सही है, वो गए हैं तो वो हैव में बनेगा, सही है वो। तुम और मैं इंग्लिश सीख रहे हैं, यू एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश। कम ऑन, यू एंड आई आर लर्निंग इंग्लिश। क्या जुड़ा है इसमें, सब्जेक्ट जुड़ा है। अगर वो आपको जोड़ना है, यू कम हियर एंड लर्न इंग्लिश, तुम यहां आते हो और इंग्लिश सीखते हो, वो आप जुड़ गई। यू लर्न इंग्लिश एंड हिंदी, आप इंग्लिश और हिंदी सीखते हैं, तो दो भाषाएं सीख रहे हैं, क्या जुड़ गई, वो आप जुड़ गई। इसी तरीके से और को भी जोड़ेंगे आप, सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। इसी तरीके से या तो या फिर, या तो आप या फिर मैं वहां जाएंगे, आइदर यू और आई विल गो देयर। ना तो मैं ना ही तुम वहां जाएंगे, नाइदर यू नॉर आई विल गो देयर, ठीक है। और मैं ही नहीं, तुम्हें भी वहां जाना पड़ेगा। नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू विल हैव टू गो देयर, नॉट ओनली आई बट ऑल्सो यू विल हैव टू गो देयर। मैं ही नहीं, आपको भी वहां जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार तरीके से मैंने दिमाग में आप लोगों को फिट कर दिया था। आपको याद हो तो मैंने लिखा था कि बिफोर और आफ्टर के बाद में, इफ अंटिल अनलेस के बाद में, एज लॉन्ग एज सुन एज फॉर एज के बाद में फ्यूचर का सेंटेंस नहीं लगाते हैं। तो अगर जब आप फ्यूचर में दोनों को यूज कर रहे हो तो बिफोर और आफ्टर के जस्ट बाद वाला सेंटेंस प्रेजेंट में बनेगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट, नाउ आई एम स्पीकिंग एग्जांपल्स सो दैट आपके दिमाग में फिट हो जाए। आपके बोलने से पहले मैं बोल दूंगा, आई विल स्पीक बिफोर यू स्पीक। आपके बोलने के बाद मैं बोलूंगा, आई विल स्पीक आफ्टर यू स्पीक। और पास्ट में तो आपको पता ही है, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। बिफोर का उल्टा आफ्टर पे अप्लाई हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमने अंटिल अनलेस देखा था, जिसका मतलब होता है जब तक नहीं। जब तक सुनोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा। अंटिल अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड, अंटिल अनलेस यू लिसन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। जब तक आप उसकी मदद नहीं करोगे वह आपकी मदद नहीं करेगा, जब तक आप उसकी मदद नहीं करोगे वह आपकी मदद नहीं करेगा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, जब तक आप उसकी मदद नहीं करोगे, मतलब
until unless you help him, until unless you help him he will not help you, until unless you help him he will not help you, until unless जब तक आप सुनोगे नहीं, until unless you listen जब तक आप वहां जाओगे नहीं, until unless you go there जब तक आप यहां आओगे नहीं, until unless you come here जब तक आप दूसरों की मदद करोगे नहीं, until unless you help others जब तक आप लिखोगे नहीं, until unless you write, एज लॉन्ग एज, हाँ जब तक आप उसकी मदद करोगे वो आपकी मदद करेगा, एज लॉन्ग एज यू हेल्प हिम ही विल हेल्प यू। बिल्कुल सही बनाया वसीम आपने, यू आर एब्सोल्युटली राइट। सो दिस इज द थिंग एंड द नेक्स्ट वी हैव इफ। इफ का मतलब होता है यदि, यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड, इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। यदि आप बोलोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू स्पीक यू विल लर्न, इफ यू स्पीक यू विल लर्न। तो इस तरीके से आपका इफ होता है। इसको नेगेटिव भी कर सकते हैं हम लोग, एज लॉन्ग एज जब तक, जब तक आप यहां आओगे मैं पढ़ाई करूंगा, एज लॉन्ग एज यू कम हियर आई विल स्टडी। ज्यों ही मैं वहां गया, ठीक है, वह रोने लगा। एज सुन एज आई वेंट देयर ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्टेड क्राइंग। जहां तक मैं जानता हूं वह इंग्लिश बोल सकता है। एज फार एज आई नो ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही इज अ गुड इंग्लिश स्पीकर, he is a good English speaker and I know he can speak English. The next we have, मैं इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकता हूं। I can teach mathematics as well as English. I can teach mathematics as well as English. That is the thing. तो as well as हो गया। as जैसे, अब as को थोड़ा समझो। जैसा आप सोचते हो as you think, आप वैसा बन जाते हो, you become the same. जैसा आप करते हो एज यू डू, जैसा आप पहनते हो एज यू वियर, जैसा आप सोचते हो एज यू थिंक, जैसा आप खाते हो एज यू ईट, ठीक है, आपका शरीर उसी रूप में रहता है। हेल्दी खाना खाते हो हेल्दी रहते हो, अनहेल्दी खाना खाते हो अनहेल्दी हो जाते हो। सो एज यू ईट यू बिकम दैट, आप वो बन जाते हो। सो एज यू ईट, जैसा आप खाते हो। सो एज, इसके बाद नेक्स्ट है एज इतना उतना, इतना जितना उतना। लाइक मैंने कहा रवि उतना ही अच्छा है जितना कि सोहन, रवि इज एज गुड एज सोहन। मैं रवि को उतना ही पसंद करता हूं जितना कि सोहन को करता हूं। अब देखो भाई, यहां पर ऑब्जेक्ट के सेंस में जा रहा है। सेंटेंस को ध्यान से देखना आप। मैं रवि को उतना ही पसंद करता हूं जितना कि सोहन को। चलो इसकी इंग्लिश करके बताओ, कितने लोग करके बताते हैं। देखो, मैं रवि को उतना ही पसंद करता हूं जितना कि सोहन को। तो आप लिखेंगे आई लाइक रवि एज, इसके लिए मच यूज करना होगा, मच, ठीक है ना। देखो इधर, आई लाइक रवि एज मच, इसलिए मैं रुक गया था वहां पर लिखते हुए कि कोई बताया कि भाई ये आएगा। आई लाइक रवि एज मच एज सोहन, ठीक है। आई लाइक रवि एज मच एज सोहन। तो एज जितना उतना, रवि उतना ही होशियार है जितना कि सोहन। रवि इज एज सेंसिबल एज सोहन, रवि उतना होशियार नहीं है जितना कि सोहन है। रवि इज नॉट सो सेंसिबल एज सोहन, इट मीन सोहन इज मोर सेंसिबल देन रवि। इसका मतलब ये हो जाएगा। चलो अब आगे मैं ले चलता हूं आपको बिकॉज पे। थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते हैं, हमारे पास समय कम है। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, मैं पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। आई टीच बिकॉज आई लाइक टीचिंग, आई टीच बिकॉज आई लाइक टीचिंग। मैं पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे पढ़ाना पसंद है। ऐसे सिंस मतलब होता है चूंकि, चूंकि वो मेरा दोस्त है, सिंस ही इज माई फ्रेंड। चूंकि वह खंडवा से है, सिंस ही इज फ्रॉम खंडवा। चूंकि वह मेरा रिलेटिव है तो मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, सिंस ही इज माई रिलेटिव सो आई कांट से हिम एनीथिंग, बट ही इज नॉट योर रिलेटिव, यू कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट। So this is the use of since actually. Since is different thing. While और when. While का मतलब क्या होता है, जबकि, और when का मतलब होता है जब। I already explained कि क्या डिफरेंस है, कैसे समझना है। Although, यद्यपि, दो, यट, ये थोड़ा सा आप समझ लो। आप दो although को कैसे समझना है, दो although का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देख लो सब लोग आप। दो और दो के बाद एक और होता है आपका ऑल दो, और इसके साथ आप लगाते हैं यट, ठीक है। यद्यपि वो मेरा दोस्त है लेकिन फिर भी वो मेरी मदद करता है। दो ही इज माई फ्रेंड यट ही हेल्प्स मी,
yet he helps me। ये देखो यहां पर इस सेंटेंस के अंदर ध्यान से देखिएगा आप, ऑल्दो दो यहां लगा है, yet यहां लगा है, ठीक है। तो दो सेंटेंस जुड़े हैं, ही इज माई फ्रेंड और दूसरा क्या लगा है। तो आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि दो ऑल्दो के साथ में क्या लगता है, yet लगता है। दो ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि या हालांकि। ये कॉन्ट्रेरी सेंटेंस के लिए यूज होता है जहां पर हम लोग जो है किसी भी चीज में विरोधाभास दिखाएं। एक और तो क्या है, मेरा दोस्त है, और दूसरा yet he doesn't help me, सॉरी doesn't नहीं लगाया मैंने, यद्यपि वो मेरा दोस्त है लेकिन वो मेरी मदद नहीं करता है। although he is my friend yet he doesn't help me, यद्यपि वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत होशियार है। बताओ क्या बनेगा इंग्लिश में, यद्यपि वो छोटा बच्चा है लेकिन बहुत ही होशियार है, क्या बनेगा इंग्लिश में, बोलो जल्दी फटाफट। Though he is a small kid, a small child, yet he is very intelligent, yet he is very intelligent। तो एक और देखो आप उसको कैसा बता रहे हो, छोटा बच्चा, और दूसरी ओर कैसा बता रहे हो, बहुत ही इंटेलिजेंट, जबकि छोटा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होता नहीं लेकिन वो है। तो ये आपका कॉन्ट्रेरी सेंटेंस है। इसके अलावा एक और होता है आपका इवन दो, जिसका मतलब होता है भले ही। भले ही वह अमीर है लेकिन वह बहुत कंजूस है। ये लो भाई, कॉन्ट्रास्ट दिखा आपको। एक और आप क्या बता रहे हो, उसको अमीर बता रहे हो, और दूसरी ओर उसको क्या बता रहे हो, कंजूस बता रहे हो। तो दिस इज द कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली। इवन दो, भले ही, तो भले ही वह अमीर है लेकिन वह बहुत ही कंजूस है, तो इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे इवन दो ही इज रिच, लेकिन वो बहुत कंजूस है। बट अब ये लेकिन के लिए आप यहां पर बट लगा सकते हो, याद रखना। दो ऑल दो के साथ क्या लगाना है आपको, यट, लेकिन इवन दो के साथ आप क्या लगा सकते हैं, बट। ही इज वेरी माइजर, ठीक है। तो ये दो कॉन्ट्रेरी सेंटेंस मैंने आज आपको पढ़ाया है। ये दोनों कॉन्ट्रेरी सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट को दिखाने का काम करते हैं, जो कि आपके कंजंक्शन में आते हैं, और बहुत अच्छे से इस चीज को आप लोग समझेंगे। एंड आई होप कि आपको समझ में आए होंगे।